अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स, और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती फैंस मोस्ट वांटेड वीडियोस पार्ट 3। और हम सैलरी पे विद होल्डिंग के सेक्शन 149 के साथ साथ सेक्शन 12 जो सैलरीज़ के बारे में बताता है सैलरीज़ क्या, और आज पार्ट 3 में फर्स्ट शेड्यूल में जो सैलरीड पर्सन कौन होता है और किस रेट पे डिडक्शन है उस पर बात करेंगे। तो हम थैंक करना चाहेंगे अपने टैक्स दोस्ती फ़ैन जैन इस्लामाबाद से, जो इन वीडियोस को स्पॉन्सर कर रहे हैं। और आप भी अगर चाहते हैं कि मुख्तलिफ़ सेक्शंस पे डिटेल डिस्कशन हो, यानी आपको पता चले कि वो सेक्शन क्या कहता है, उसका जो ताल्लुक़ है वो किन और सेक्शंस के साथ है, और किस तरीके से आप सारों को कंबाइन करके एक रिज़ल्ट तक पहुंचेंगे और अपने क्लाइंट के लिए या अपने एम्प्लॉयर के लिए जहां आप काम कर रहे हैं वहाँ आप अपनी टैक्स सर्विसेज बेहतर कर सकेंगे और एम्प्लॉयर को या बिज़नेस को या क्लाइंट को टैक्स का फ़ायदा दे सकेंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 है, और हम बेसिकली पार्ट 3 में जहाँ हम कंक्लूड करेंगे कि सैलरीड पर्सन नॉर्मली नेचुरल पर्सनस होते हैं, कानून के नज़दीक इंडिविजुअल्स होते हैं। तो जो पहला रेट दिया हुआ है वो इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के लिए दिया हुआ है, लेकिन वो नॉन सैलरीड के लिए दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है एक्सेप्ट फॉर सैलरीड इंडिविजुअल। तो ये रेट्स जो हैं, ये टेबल जो है टैक्स ईयर 2022 देख रहे हैं, ये सैलरीड के लिए नहीं है। ये दूसरा टेबल जो है, एक्सक्यूज मी, ये जो है सैलरीड के लिए, और वो कहता है कि वेयर द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी exceeds 75% of his taxable income, the rates to tax will be applied as follows। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो हर एक शख्स सैलरीड पर्सन नहीं है। सैलरीड पर्सन वो है जिसकी टोटल जो टैक्सेबल इनकम है, आप इसको इस तरह समझें कि पूरे साल में उसको जितनी भी इनकम आई है, सपोज करें उसे 10 लाख रुपए इनकम आए, आपके क्लाइंट हैं, आप खुद टैक्स पेयर हैं, या किसी और हवाले से किसी के भी सैलरीड और नॉन सैलरीड होने इंडिविजुअल का अंदाज़ा आपने ऐसे लगाना है कि उसको 10 लाख रुपए अगर आए और उसमें से 7,50,000 या उससे ज़्यादा, पूरे के पूरे 10 लाख भी हो सकते हैं, 8 लाख भी हो सकते हैं, सैलरी के हेड में आए। अब सैलरी क्या होती है, तो पार्ट 2 में हमने बड़े डिटेल में बात की है कि अगर आपको पे मिले, आपको परक्विजिट्स मिले अदर देन कैश आइटम्स आपके एम्प्लॉयर की तरफ से, और हर वो चीज़ जो एम्प्लॉयर की तरफ से मिले वो सब सैलरी में आती है। इवन रिटायरमेंट और जॉइनिंग के टाइम भी जो बेनिफिट्स मिलते हैं, और उसमें पेंशन भी, और तो आप पार्ट 2 में देख सकते हैं। अब अगर उस डेफिनेशन के तहत जो पैसा आपको आया, सपोज करें आपको सैलरी आई 5 लाख, 2 लाख रुपए आपको और बेनिफिट्स आए, लेकिन आए आपके एम्प्लॉयर की तरफ से 7 लाख ये हो गए। फिर 1 लाख जो है आपको परक्विजिट्स के तौर पे, जैसे ड्राइवर, गाड़ी वगैरह, और बेनिफिट्स परक्विजिट्स कहते हैं, अदर नॉन कैश बेनिफिट्स, वो भी आपके एम्प्लॉयर से आए। तो 8 लाख के करीब अगर आपको ये इस तरह सब मिला के 8 लाख के करीब आपको मिलता है, तो लाजमन, और 10 लाख आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम है, क्योंकि हो सकता है 2 लाख रुपए आपको रेंट आया हो किसी जगह से जो आप ओन करते हो, या आपका कोई बिज़नेस हो छोटा मोटा, उससे प्रॉफिट आया हो, या आपने पैसे इन्वेस्ट किए हो उससे प्रॉफिट मिला हो, तो वो सेपरेट है 2 लाख। तो 8 लाख आपको आया है, तो चूंकि 10 लाख में से 75% सैलरीड है वो है। अब ऑपोजिट ले लें, आपको सैलरी सिर्फ 2 लाख रुपए मिली है और आपको बाकी बिजनेस से, कंसल्टिंग से आपको 8 लाख रुपए मिले हैं, तो फिर आप सैलरीड पर्सन नहीं होंगे। जो रेट्स आपको अप्लाई होंगे वो ये प्रीवियस टेबल में होंगे। तो ये टैक्स ईयर 2022 के लिए बात ज़रूर हो रही है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है टेबल्स का और डिवीज़न वगैरह, ये अमूमन सेम रहता है। और अगर इस साल कोई चेंज आई है तो वो रेड में आपको नज़र आएगी। तो सबसे पहली बात जो इतनी फंडामेंटल बात है, इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है, और आपको पता होना चाहिए कि हर कोई शख्स सैलरीड नहीं होता जब तक उसकी 75% जो है 2-3 साल पहले तक 50% था, फिर इसको अब 75% कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग टैक्स अवॉइडेंस के लिए इस को यूज़ करते रहते हैं, इसे लॉ में चेंज आती रहती है। अब हमने जैसे सेक्शन 149 पार्ट 1 में हम डिस्कस कर रहे थे टैक्स दोस्ती फ़ैन मोस्ट वांटेड वीडियोस में, कि आपने इस टेबल को देख के उस एम्प्लॉई की, या अगर आप खुद एम्प्लॉई हैं आपकी एम्प्लॉई की डिडक्शन होगी
बेस्ड ऑन दिस अजम्पशन कि आप पूरा साल इस एम्प्लॉयर के साथ रहेंगे, जहाँ भी आपकी सैलरी फॉल करेगी, जैसे फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए अगर आप महीने का ले रहे हैं तो आप इस वाले सेक्शन 4 में आएंगे, यहाँ तक 90,000 प्लस वो अमाउंट जो 18 लाख से ऊपर है उस पर 15%। तो यहाँ से बेसिकली आपकी टैक्स बन जाएगा 1,95,000। 1,95,000 टैक्स डिवाइडेड बाय 12, तो हर महीने आपको फिर अंदाज़तन कह सकते हैं कि जो है आपको 20,000 रुपये के करीब जो है या 18,000 रुपये आपसे डिडक्शन हो गया अगर आपकी 24 लाख के करीब जो है इनकम है, और ये इस टेबल से पता चलेगा। ये तो आपकी विद होल्डिंग होगी। अब वो जो 2 लाख आपकी सैलरी, उसमें कितनी आपको बेसिक पे मिल रही है, कितने आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं, वो सेक्शन 12 आपका डिसाइड करेगा। तो बेसिकली टैक्स लॉ में और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जिसको हम देख रहे हैं, और उसके अंदर टैक्स ईयर 2022 में बेसिकली सैलरी जो है जो आप साल में रिसीव करते हैं वो ग्रॉस बेसिस पर टैक्स होती है। उसमें से बहुत कम अमाउंट्स हैं, एक आधा एग्जाम्पशन है मेडिकल की जो आप माइनस कर सकते हैं बशर्ते कि आपको मेडिकल अलाउंस ना मिलता हो। आप अगर एक चीज़ नोट करेंगे तो इसके अंदर जो टैक्स रेट है उसका जो लास्ट सेक्शन है वो 75 की बात कर रहा है, 75 मिलियन की बात कर रहा है, ठीक है जी। और 75 मिलियन का मतलब हो गया 7,50,00,000। अगर आपकी जो है सैलरी है तो तकरीबन 21 लाख रुपए आपका उस पर टैक्स है। 7,50,00,000 सैलरी पे 21 लाख रुपए आपका टैक्स है। इससे भी ज़्यादा अगर आपकी सैलरी है जो पॉसिबल है तो उस पर फिर फ्लैट रेट 35% लगेगा। तो आपकी टैक्सेशन रेट जो है अगर आप यहाँ देखें 0 से शुरू होता है, यानी एक शख्स जो 50,000 साल का कमा रहा है, और ये टैक्स ईयर 2022 की बात हो रही है, आने वाले सालों में चेंज होगा। प्रीवियस ईयर में डिफरेंट अमाउंट्स थी, तो उसका उस पर कोई टैक्स नहीं है। बेशक उससे एडवांस टैक्स डिडक्ट होता हो मुख्तलिफ बिजली पे, मोबाइल, इंटरनेट वगैरह पे, गाड़ी पे, वो क्लेम कर सकता है टैक्स रेट पर। लेकिन एक शख्स को टेक्निकली रिटर्न भी फाइल नहीं करनी अगर उसकी इनकम सिर्फ 6 लाख पूरे साल की है या 50,000 महीने की। अच्छा, अब जब 50,000 से एक्सीड करती है तो आहिस्ता आहिस्ता आपका टैक्स रेट 5% बनता है। 12 लाख से ज़्यादा होती है फिर आपका टैक्स रेट 10% की रेंज में आता है, होता नहीं है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एवरेज टैक्स रेट फ़र्क होता है और यहाँ जो आपको रेट्स मिल रहे हैं ये फ़र्क है। अगर आप यहाँ पे कहीं पर हैं तो 15% टैक्स लग तो रहा है, लेकिन आपका एवरेज टैक्स रेट 15% से कम होगा। तो इस तरीके से आप ये मुख्तलिफ टैक्स रेट्स हैं और टैक्स इनकम्स हैं। लोग अपनी सैलरी जो है कम शो करते हैं ताकि उन्हें कम टैक्स देना पड़े, लेकिन फिर उनको उस सैलरी से जो एसेट्स खरीदेंगे उसमें प्रॉब्लम होगा। तो बेहतर है कि वो अगर वंस एंड फॉर ऑल अपनी सैलरी प्रॉपरली शो करें। अगर कोई 30 मिलियन यानी 3 करोड़ कमा रहा है तो वो उसका 7 लाख कह लें या 10 लाख तक उस पर टैक्स दे के जो बाकी 2,90,00,000 है उसको ईज़िली इन्वेस्ट कर सकता है, री इन्वेस्ट कर सकता है, कोई टैक्स प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब आपकी इनकम होती है 3 करोड़ और आप शो कर देते हैं कि यार मेरी इनकम 35 लाख रुपए है और उस पर आप 2 लाख तक पे टैक्स पे कर देते हैं। तो इस तरीके से आपने ख्याल रखना है। और ये जो टेबल है, इस टेबल का मकसद था कि आपको बताया कि रेट्स जो है वो मुख्तलिफ जो रेट्स हैं वो सैलरीड के लिए वो इस तरह से कैलकुलेट होंगे। एग्जाम्पशंस जो है सेकंड शेड्यूल में दी हुई हैं, फिर ऑब्वियसली इन रेट्स में डिफरेंट है, लेकिन हमने बेसिकली जो किया वो सबसे पहले हमने सेक्शन 149 में देखा कि हमने विद होल्डिंग करनी है। जो शख्स भी सैलरी पे करा होगा जब वो पे करने लगेगा तो उसको प्रॉब्लम ये आएगा कि यार मैं इससे विद होल्डिंग कितना करूँ। तो इस टेबल में आके या टैक्स कैलकुलेटर्स .pk के नाम से अच्छी वेबसाइट है जिस पर अगर आप सैलरी की मंथली अमाउंट डालेंगे तो आपको साल का और मंथली डिडक्शन बताएगा। लेकिन अगर आपको ख़ुद पता हो जिस तरह इन वीडियोस में बताया जा रहा है तो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर आप आके टैक्स की अमाउंट इस टेबल से और यहाँ से टैक्सेबल इनकम में पहले डिसाइड करें कि जी 12 लाख उसकी साल की हो गई, लाख महीने की हो गई, और उसके ऊपर जो है 30,000 टैक्स हमने कैलकुलेट किया था। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 12 लैक्स 0.025% बनता है। तो ये इसका एवरेज टैक्स रेट हो जाएगा। अगर उसकी इनकम 25 लाख है और टैक्सेबल इनकम यहाँ से कैलकुलेट हुआ है जो तकरीबन समझे 1,80,000 के करीब है,
तो फिर 1,80,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख जो भी एवरेज टैक्स रेट आएगा आप उसकी मंथली सैलरी से माइनस करें। जब आप मंथली सैलरी कैलकुलेट करने लगेंगे तो उसमें आप देखेंगे उसमें बोनस भी होगा, कमीशन भी होगा, उसमें डिडक्शंस डिफरेंट किस्म की होंगी, ईओबीआई की, सोशल सिक्योरिटी टैक्स की, तो या उसने कोई लोन वगैरह लिया हो तो काफ़ी सारे हेड्स होंगे। तो पहले तो सैलरी में क्या क्या शामिल है वो हमने सेक्शन 12 में देख लिया था। उसमें फिर परक्विजिट्स के लिए सेक्शन 13 और रूल्स, और 14 भी अगर आपकी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स देती है तो ये तीनों सेक्शंस आपको देख के आप उसकी मंथली सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और फिर जब सैलरी की अमाउंट आ जाएगी उस पर रेट लगा देंगे, तो जो डिडक्शन करेंगे वो आपने बैंक में जमा करवानी है, और बैंक में जमा कराने के बाद आप जो है उसको विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स भी फाइल करनी है, जो सेक्शन 165 के तहत आपको क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करनी है। तो आई होप टैक्स दोस्ती फ़ैन मोस्ट वांटेड वीडियोस में हमने सैलरी पे विद होल्डिंग की बात की है, और हमने उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया सेक्शन 149 को, फिर उससे रिलेटेड सेक्शन 12 को हमने देखा, और जहाँ पे सैलरी की डेफिनेशन थी कॉम्प्रिहेंसिव, तो उसमें नहीं हो सके। अगर आप चाहते हैं तो हमें ज़रूर फाइनेंशियली सपोर्ट करें, तो सेक्शन 12 पे मज़ीद काफ़ी बात हो सकती है, और उसमें बहुत सारे और पॉइंट्स भी हैं। फिर हमने यहाँ रेट्स देखे पार्ट 3 में, और कोशिश ये कि वीडियो शॉर्ट हो ताकि आप उनको देखें, एंजॉय करें, अपना फीडबैक भी दें, और आपसे अब नेक्स्ट मुलाकात होगी। ये 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो है सेक्शन 153, उस पर हम बात करेंगे। आपसे जल्द मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।